Bismillahirrahmanirrahim. Dr. Asif Muqsood Bhatt, फाउंडर प्रेसिडेंट राबेरियन कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम एंड पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, आज हमारा जो मौजू है वो है सेहत, बीमारी और गलत अफवाहें, और उसके साथ साथ हमारे माशरे के अंदर हमारे रहनुमा असूल क्या होने चाहिए। पिछली 7 दहाइयों के अंदर, हम 72 साल के अंदर हमने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, ऊंचाई गिराई देखी है। और अगर आप सेहत और बीमारी का साथ देखें तो ये चोली दामन का साथ है। और जब से बनी नूह इंसान पैदा हुई है इस पूरे अर्ज के ऊपर, बीमारी भी आई है और उसके साथ साथ सेहत के असूल भी वज़ा होते रहे हैं। आज जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं वो मुख्तलिफ उन्वा का है। इसमें हमारे साथ पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट भी हैं, इन्फेक्शस कंट्रोल के इंचार्ज भी हैं और एक अदारे के सरबराह भी हैं। तो 3 मुख्तलिफ राय लेंगे, आरा लेंगे। और सबसे पहले मैं ये कहूँगा थोड़ी सी आपको हमारे आज के उन्वान के बारे में, मौजू के बारे में, कि जैसे कि हम कहते हैं कि एक ट्रायड बनता है कि जिसको बीमारी, इंसान और जो सेहत है, इसके दरमियान एक तवाज़ुन कायम करना होता है। तो जब इन तीनों का तवाज़ुन किसी एक वजह से ख़राब हो जाता है तो फिर बीमारी आ गिरती है। और इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए और इंसान को सेहतमंद रखने के लिए हम क्या असूल वज़ा करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए। क्या 70 साल की इस दहाई के अंदर हम अपनी आवाम को ये शऊर देने में कामयाब हुए हैं कि वो इन रहनुमा असूलों पे कारबंद हों और अपनी सेहत को बेहतर बना सकें। साथ साथ हम बात करेंगे जो सेल्फ मेडिकेशन है। ऐसे हमारे बहुत से माशरे के अंदर लोग हैं जो खुद साख्ता अपने आप को अद्वियात का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और इसके साथ साथ कि ऐसी हमारी सहूलियात जो हमारे महकमा सेहत की तरफ से दी जाती है, उनको कैसे इस्तेमाल में लाया जा सकता है, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और कहाँ कहाँ पे हमें किन तरीके से करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। उसके साथ डॉक्टर और मरीज का आपस में कैसा तल्लुक होना चाहिए, क्या उनके दरमियान ऐसी अनासर हैं जिनको हम कम कर सकते हैं, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि डॉक्टर और मरीज के दरमियान एक खून खराबा हो रहा होता है, झड़प हो रही होती है। और वो क्या वजूहात हैं, क्या अवामल हैं, क्या अनासर हैं जो इन वजूहात का बायस बनते हैं। इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि जो सेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन सिस्टम है, यानी अगर कोई वबा आ जाती है तो उस वबा के हवाले से जो हमारे हिफाजती या जो उस बीमारी से बचने के लिए जो रहनुमा असूल हैं वो क्यों नहीं हम बना पाते। कोविड-19 से पहले स्वाइन फ्लू और डेंगू की बीमारी भी आई और अब कोविड-19 ने बहुत सारी जानें ले ली और हम उन प्यारों को अब अपने साथ कभी भी हमारे साथ नहीं होंगे और हमें उनके लिए भी दुआ गो होना है। मैं अपने जो गेस्ट हैं उनका आपसे तारुफ कराता चलूँ। डॉक्टर शिजाद अली खान जो कि पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं, गुज़श्ता 28 साल से पब्लिक हेल्थ की अंदर अपना लीडी किरदार अदा कर रहे हैं और हेल्थ सर्विस एकेडमी के सरबराह भी हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुजीब खान जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इन्फेक्शस डिजीज़ होली फैमिली अस्पताल के सरबराह हैं और मुख्तलिफ वबा के अंदर इनका जो किरदार है बहुत नुमायाँ है। और इन्होंने जिस तरीके से उन वबाओं को कंट्रोल किया है, स्वाइन फ्लू हो जाए, डेंगू हो जाए, स्मोक हो जाए या फिर कोरोना हो जाए, या खुद भी कोरोना से इफेक्टेड हुए, इनसे पूछेंगे कि क्या इनके तासरात हैं। और आगे हमारे साथ ज्वाइन करेंगे दोबारा यहाँ पे इस सेशन के साथ रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी के सरबराह, वाइस चांसलर रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी सतारा इम्तियाज़, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद उमर। वो अभी हमें थोड़ी देर में ही ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच सर
डॉक्टर शहजाद, डॉक्टर मुजीब, आपने ज्वाइन किया हमें इस सेशन में, और बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू, खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो। थैंक यू सर। आवाज आ रही है मेरी? डॉक्टर शहजाद, आपसे आगाज करेंगे गुफ्तगू का। तो जी, मुझे सर आपसे यह हम जानना चाहेंगे कि बहुत सारे अमराज हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद हैं, और हम देखते आ रहे हैं कि वो वबाओं की शक्ल भी इख्तियार कर लेते हैं, और अक्सर ऐसी वबाएं जो कि पैंडेमिक यानी आलमी वबा की सूरत में हमारे मुल्कों में आ जाती हैं, हमारे मुल्क में आई, और हमने फिर उसके खिलाफ क्या रद्द अमल जाहिर किया। आप क्या समझते हैं कि हम अभी तक रिएक्टिव ही चल रहे हैं, क्या हम प्रोएक्टिव कब होंगे? अच्छा, आपको आवाज आ रही है आसिफ? यस तो सर। मसला था इसलिए हम लेट हुए हैं आज, सॉरी। वो जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके थोड़ा सा उनको बताने के लिए कि हमारा लेट होने की वजह ये थी कि थोड़ा साउंड सिस्टम का हमारा मसला था। बहुत शुक्रिया। ईद के दिन ईद मुबारक सबको, जो सुन रहे हैं देख रहे हैं उन सबको ईद मुबारक। मैं और मुजीब साहब जो हैं वो, मेरा ख्याल है शायद हम बोर थे बहुत ज्यादा, जो हम दोनों ने ईद वाले दिन भी कमिटमेंट कर ली कि जो जो कि हम ये इस डिबेट में हिस्सा लेंगे। थैंक यू वेरी मच। ईद का दिन वैसे तो बड़ा शॉर्ट फॉर होता है, हम बड़ा इंतजार करते हैं उसका, लेकिन ये बकरे और गाय बैल के कटने के बाद और गोश्त के संभाल लेने के बाद जो है ना, बोरियत का एक कैफियत शुरू हो जाती होती है। मिलना मिलाना कोविड ने वैसे खत्म कर दिया हुआ है, तकरीबन कम कर दिया हुआ है। फैमिली में भी उसी तरह से नहीं है। अभी इस दफा हमने बहुत ज्यादा लोगों को, आपको याद होगा, हमने ईद से पहले बहुत ज्यादा लोगों को डराया कि पिछली ईद के बाद बहुत ज्यादा केसेस आए थे, तो हम जो कि बहुत अच्छी हालत में चले गए हैं, नीचे चले गए हैं केस में, तो इस दफा एहतियात करना। तो मुझे लगता है अल्लाह करेगा कि थोड़ी एहतियात होगी तो ये बेहतर हो जाएगा। आपका जो प्रोग्राम था, इसके लिए मैं सोच रहा था कि टॉपिक्स आपने काफी सारे लिखे हुए थे ऊपर ना, वो जो हेडिंग्स हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस टॉपिक पे ज्यादा हम बात करेंगे। लेकिन आज आपने जब ये इंट्रोडक्शन इसका कराया ना, तो आपने मुझे बड़े मजे का एक टॉपिक दे दिया। मुझे आपका जो इंट्रो सुन के ना एक बात याद आ गई जो कभी हमारे प्रोफेसर हमें सुनाया करते थे। आपने कहा बीमारी और सेहत। तो जो आपके सवालों के जवाब है ना, वो इसी जो आपकी ये एक जुमला है ना कि बीमारी और सेहत दो अलग अलग चीजें हैं, और बीमारी और सेहत, बीमारी नहीं होगी तो सेहत होगी। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में आज भी यही कंसेप्ट है कि हम सेहत के लिए नहीं मेहनत करते, हम बीमारी के इलाज के लिए, जब तक बीमारी नहीं होती ना उस वक्त तक हम कुछ नहीं करते। ये एक अजीब सी बात है। मैं आपको इस तरह समझा सकता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत पहले से, सन 2000 के अंदर, तो खैर ये पिछले 15-20 सालों में कुछ तो थोड़ी सी तब्दीली आई है, डेफिनेशन चेंज हुई है। हमेशा से पाकिस्तान में जो डेफिनेशन इस्तेमाल हुई है ना सेहत की, वो ये थी कि एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी, कि बीमारी का ना होना सेहत है। और आम आदमी अभी भी यही समझता है कि यार मैंने तो कोई बीमारी नहीं, मैं तो ठीक ठाक हाँ, हटा कटा फर्स्ट क्लास हाँ। तो इसका मतलब ये होता है कि वो सेहत के लिए नहीं, वो बीमारी से बचने के लिए या बीमारी के इलाज के लिए सेहत के महकमे की तरफ जाते हैं। अब आप अपना सेहत का महकमा देख लें, हमारे जितने सेहत के महकमे हैं उनमें से कोई महकमा, कोई डिपार्टमेंट सेहत के लिए नहीं है। तो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, इट इज नॉट वर्किंग फॉर हेल्थ, इट इज वर्किंग टू कंट्रोल और क्योर द डिजीज। ठीक है ना? आपका मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम है, टीबी कंट्रोल प्रोग्राम है, एड्स का है, हेपेटाइटिस का है, एमएनसीएच की बीमारियों के प्रोग्राम है, ईपीआई है। तो एक कंसेप्ट है हमारे जहन में, थोड़ा सा मुझे ये एक मौका मिला आपकी बात सुन के, जब आपने बात की ना बीमारी और सेहत, तो मुझे लगा यार पब्लिक हेल्थ में जो एक बहुत बड़ा फ्लॉ पाकिस्तान में हमें लगता है वो ये है कि हम ये समझते हैं कि अगर बीमारी नहीं होगी तो सेहत होगी। ठीक है ना? और एब्सेंस ऑफ डिजीज इज हेल्थ। जब आप डेफिनेशन, आपका सियासतदान, आपका पॉलिसी मेकर, आपका ब्यूरोक्रेट और आपका हेल्थ मैनेजर अगर ये समझे, मैं और आप भी यही समझते हैं, हम ये समझें कि बीमारी खत्म करने से सेहत मिल जाएगी, तो मेरी और आपकी कोशिश बीमारी खत्म करने पे रहेगी। मैंने और आपने सेहत के लिए कोई एफर्ट ही नहीं करनी, क्योंकि हमारा तो ये ख्याल है कि हम बीमारी कंट्रोल करेंगे, बीमारी को कंट्रोल कर लेंगे या ट्रीट कर लेंगे तो बंदा सेहतमंद हो जाएगा। हम एज ए कॉम बीमार जो है ना, वो बीमारी से बचने के लिए बहुत कम तगोदो करते हैं। बीमार होते हैं तो हम सारे वो काम करते हैं जो हमें पहले करने चाहिए, यानी कि सेहत के लिए करने चाहिए। आपकी मिसाल दे देता हूँ।
पाकिस्तान में एक हमने सर्वे किया तो पता चला जी कि सिर्फ 10-15% लोग हैं जो सैलेड खाते हैं, वेजिटेबल जिसको कहते हैं ना, कटी हुई वेजिटेबल सैलेड की फॉर्म में। वो सर्वे पाकिस्तान का बताता है, मुख्तलिफ की जो हमने सर्वे किए उसमें पता लगा जी कि सैलेड जो है ना वो 10% लोग खाते हैं। मैंने मजाक में कहा कि हम तो सिर्फ शादियों पे सलाद खाते हैं, घर में तो किसी का सलाद खाने का, हम शादी पे जाते हैं होता है पहले सलाद डालते हैं फिर खाते हैं। फिजिकल एक्टिविटी 10% लोग करते हैं, 90% लोग नहीं करते। फ्रूट 10% लोग खाते हैं। इसका मतलब है 90% हमारी आबादी जो है वो बीमार होने का इंतजार करती है फ्रूट खाने के लिए। इमेजिन करें, सबसे इंटरेस्टिंग बात कि हम बीमारी में हमें वो गिफ्ट भी मिलता है, सेब मिलते हैं, केले मिलते हैं, लोग फ्रूट लेके जाते हैं। किसी को सेहतमंद के लिए, किसी के लिए जाते हैं ना तीमारदारी के लिए, आप फ्रूट लेके जाते हो ना। अच्छा, सूप पीते हो आप हल्की ग़िज़ा खाते हो, परहेजी खाना खाते हो, कब खाते हो? बीमार होने के बाद, जब उसका मेरा ख्याल है लीस्ट इफेक्ट है। जब सबसे ज्यादा इफेक्ट है अच्छे खाने का, फ्रूट खाने का, वेजिटेबल खाने का और वर्जिश करने का, हम उसको करते ही नहीं जब हम सेहतमंद होते हैं। जब हार्ट पेशेंट बनते हैं तो स्मोकिंग छोड़ते हैं, फालिज होता है तो स्मोकिंग छोड़ते हैं, खाना पीना अपना कम करते हैं। जब हमें पहला हार्ट अटैक होता है हम अपना वजन तब कम करना शुरू करते हैं, फिर हम वॉक करना शुरू कर देते हैं, फिर हम जिम जाना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा टोटल सिस्टम जो है वो रिवर्स में चल रहा है, जबकि दुनिया ये साबित कर चुकी है। हम बार बार कहते हैं कि हमें बड़ा, मुझे बुरा लगता है, बेसिकली मुझे बुरा लगता है गोरे की मिसाल देना, लेकिन जब हम जाते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में, पाकिस्तानी भी होते हैं, इंडियन भी होते हैं, बांग्लादेशी भी, और सारे हमारे आसपास के लोग होते हैं, मैं ये देखता हूँ कि वो जो गोरा है वो सुबह उठता है, उसने किट पहनी होती है, एक जॉगिंग किट। ये बेशक आप पूछें मुजीब साहब से, सुबह वो ब्रेकफास्ट से पहले वो जाएगा बाहर, होटल के बाहर एक लंबी सी ड्राइव, वो कहते हैं ना, एक जॉगिंग करके आएगा, उसके बाद बात लेगा, उसके बाद आएगा और चुन के ना कुछ 2-3 किस्म के वो जो क्या होते हैं ओट मील और इधर उधर की चीजें उठाएगा, ब्रेकफास्ट पे रखेगा। हम क्या करते हैं, हम शुरू करते हैं देसी से और फिर ब्लैती से, और सारी जब प्लेटें तक खत्म करके हम खा पी के, पराठा ना हो, हाँ निहारी हम ना सारा हो, ठीक ठाक पाए ना खाते हैं। हो। यही हम हमारे यहाँ पे करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो काम मुझे और आपको सेहत में करने चाहिए, सेहत के लिए, वो उस काम के लिए हम इंतजार करते हैं बीमार होने का। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। ये आपने लोगों को समझाना है कि खुदा के वास्ते ये जो काम आप बीमारियों में करते हो ना, अगर ये सेहत में करोगे तो बीमारी ही नहीं होगी। अब मैं आपको बताता हूँ, दुनिया में मेटा एनालिसिस मौजूद है, मेटा एनालिसिस, सिस्टमैटिक रिव्यूज मौजूद हैं कि जो लोग फ्रूट और वेजिटेबल रोजाना खाते हैं, ये हमें तो नहीं प्रभाव बनी हुई ना यार, एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। गोरे के पास तो था ही एप्पल, नहीं गोरे के पास था ही एप्पल ना, इसलिए उन्होंने मिसाल दी एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एप्पल अ डे का मतलब है सीजनल फ्रूट, जो हमारी सुन्नत भी है। आप किसी रिलीजियस स्कॉलर से पूछें तो आपको पता चलेगा कि रोजाना मौसम का फल खाना सुन्नत नबी है। और ये हमारी जो न्यूट्रिशन हमारी जो कहते हैं ना, सुन्नत नबी कहते हैं न्यूट्रिशन की खास तौर पे बातें हैं, उसमें उन्होंने कहा कि मौसम का फल खाना चाहिए, प्याज खाने को कहा गया, सब्जी खाने को कहा गया। उनकी पसंदीदा खुराक क्या थी, आप पूछें कद्दू और ये जो चीजें हैं, ये दे वर द फेवरेट फूड ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम ना इधर के हैं ना उधर के हैं। मैं उधर की मिसाल दूं तो वो सुबह को उठ के जॉगिंग करते हैं, दोपहर को भी कम खाते हैं, अपने वेट मैनेजमेंट करते हैं। पाकिस्तानियों को वहां जाके देखे, मेरे समेत सबके सब ठीक ठाक किस्म के ऑकवर्ड लग रहे होते हैं उन लोगों के मुकाबले में। तो जिस चीज के लिए पब्लिक हेल्थ में जो चीज हमने जो मेरी पॉइंट शुरू किया था, जिसका मैंने आपसे किया कि बड़ा अच्छा आपका वो इंट्रो रहा, कि सेहत और बीमारी को दो जो हम जब जिस तरह से ट्रीट करते हैं ना, हम कहते हैं महकमा सेहत है, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से वो महकमा बीमारी होता है। हमारे पास महकमा बीमारियों के हैं, सेहत का महकमा कोई नहीं है। मुझे कोई एक महकमा बता दें जो सेहत के लिए काम करता हो। मलेरिया के, टीबी के सारे बीमारी कंट्रोल करने के लिए। सेहत का मतलब ये हुआ कि मैं और आप इस वक्त, मैं, मुजीब साहब, आप, हम 3 बंदे यहाँ बैठे हैं, हम रोजाना ऐसा कोई डिपार्टमेंट हो जो हमें इस तरीके से डील करे या इस तरीके से अवाम को समझाए या अवाम को गाइड करे और उनके लिए इनेबल करे। इट्स नॉट जस्ट टेलिंग द पीपल। वो हेल्थ एजुकेशन पुराना जमाना था कि लोगों को बता देना, नहीं, आजकल बताना नहीं है, आज जगह बना के देनी है उसको। हर मोहल्ले में एक जॉगिंग ट्रैक हो, फीमेल के लिए लगा हो, खाने के लिए हमें सस्ती मिले नेचुरल प्रोडक्ट्स, नेचुरल फूड। हमें फास्ट फूड, यहाँ पे आपने देखा किस तरह फास्ट फूड फैल रहे हैं। इमेजिन हाउ द फास्ट फूड्स आर स्प्रेडिंग। मुझे खुद अपने बच्चों को समझाना 10-15 इयर्स पड़ता का अगर आप सिनेरियो उठा के है। देखें तो पाकिस्तान के अंदर आपको पता चलेगा कि 1990 से के बाद से बिल्कुल आपका ऐसा फास्ट फूड जो है वो एक ही। फास्टेस्ट ग्रोइंग चेन बनता गया है। अच्छा, इसके अलावा आसिफ, हेल्थ बिलीव्स को ऐड कीजिएगा। हेल्थ बिलीव्स, आप हेल्थ बिलीव्स की ही बात कर रहे हैं, हेल्थ सीकिंग बिहेवियर की ही बात कर रहे हैं, बट इन एटीट्यूड्स को ये हम हो गया पॉजिटिव कैसे कि कन्वर्ट करें? उसका बड़ा सिंपल तरीका। आवाज आ रही है अभी सर बिल्कुल आ रही है। आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा,
उसका सिंपल तो आती है। एक तो आप जहन में रखें कि एक नई चीज आई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके अंदर ये चीजें सारी बिल्ट इन है, उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। ये दो चीज, एक तो मैं लोगों से कहूंगा कि जरूर पढ़ें UHC का फलसफा जो दुनिया में नया आया है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का मतलब है जो जरूरी बुनियादी सेहत की सहूलतें हैं वो हर शख्स की दस्तरस में होनी चाहिए, और सरकार का ये काम है कि वो हर शख्स को बुनियादी सेहत की सहूलतें पहुंचाए। ये चीज है। इसके बाद एक चीज आई है जिसको हम कहते हैं DCP, डिजीज कंट्रोल प्रायोरिटी। अब ये जो डिजीज कंट्रोल प्रायोरिटी है ये इसलिए आई है कि हम बजाय इसलिए कि हम बीमारियों के पीछे भागें, हम बड़े बड़े प्रोग्राम बनाए बीमारियों के, हमने सेहत के ऊपर अगर काम करना है ना, सेहत पे काम करने के लिए हमने लेवल ऑफ केयर डिटरमिन करनी है। लेवल ऑफ केयर, लेवल ऑफ केयर से क्या मुराद है? मैं अपने घर में बैठा हूं तो क्या मैं सेहत के लिए कुछ नहीं कर सकता? अभी आपके सामने मिसाल है कोविड की। यार कोविड से अच्छी दुनिया में क्या मिसाल होगी कि जिसमें मेडिकल की दुनिया की टॉप की टेक्नोलॉजी, जी अमेरिका, इंग्लैंड, इटली, यूरोप, फ्रांस, नंबर 1 नंबर 2 दुनिया के मुल्क, NHS, UK, मतलब दुनिया की तमाम जो बड़ी टेक्नोलॉजी बेस्ड हाईली इंटेंसिव कॉस्ट इंटेंसिव हेल्थ सिस्टम को उसने बिल्कुल शटर कर दिया। ठीक है ना। हमारे यहाँ पे क्या था, 1800 1850 वेंटिलेटर हैं और मेरा ख्याल है कोई 25-30 हजार के करीब बेड होंगे ICU के, बल्कि इससे भी बहुत कम है प्राइवेट सेक्टर मिला के। आप देखें 22 करोड़ के मुल्क के लिए वजह क्या थी कि ये जो हमारे पास चांस था, बल्कि कि हमारे पास चॉइस नहीं थी ना कोई और, हमारे पास वो चीजें थी नहीं, तो हमारे लिए चांस ये था कि हम ना करें। तो जो आप बात कर रहे हो ना कि हमें सेल्फ केयर प्रमोट करनी है, एक तो सेल्फ केयर का मतलब है कि हर बंदा अपनी सेहत की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले और हुकूमत उसको इनेबल करे। ठीक है। दूसरा आता है फैमिली केयर, तीसरा आता है कम्युनिटी केयर। आप चेक करें जरा, घर के अंदर एक बंदा है वो सेल्फ केयर करे, उसकी जो फैमिली है उसको सिखाया जाए फैमिली केयर किस चीज का, फैमिली सपोर्ट, जो कि हमारे मुल्क में मेरा ख्याल है गोरों से बहुत बेहतर है। मैंने अपने फेसबुक पे कई दफा लिखा है कि गोरे को तो चाहिए होता है केयर के लिए, बंदा ही क्यों नहीं है? हमारे तो सारे लोग घर में ठीक इसलिए हुए हैं कि बेतहाशा किस्म की केयर मौजूद है। हमारा तो सिस्टम ऐसा है कि हमें फैमिली में अनपेड, हाँ, तो सारा हमारा फैमिली और कम्युनिटी सपोर्ट मिलती है ना हमें। तो स्टिग्मा अपनी जगह है, बट स्टिल पीपल केयर अबाउट अदर्स, खासतौर पर फैमिली तो करती है ना। तो एक देखें, आपका सेल्फ केयर का हमने निजाम बनाना है पब्लिक हेल्थ का, एक हमने बनाना है फैमिली, फिर उसके बाद फैमिली से बाहर निकलते हैं तो कम्युनिटी आ जाती है। ये आपका जो रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज का कम्युनिटी वेलफेयर प्रोग्राम है, ये एक मिसाल है ना उस चीज के लिए कि आपका फैमिली के और फैमिली और सेल्फ को कम्युनिटी सपोर्ट करे। कम्युनिटी में कौन होता है आपके पास? 1 लाख से ज्यादा लेडी हेल्थ वर्कर हैं, 15-16 हजार कम्युनिटी मिडवाइफ्स हैं, LHVs हमारी BHUs में रहती हैं, दाइयां हैं हमारे पास जो अनट्रेन्ड है या अनस्किल्ड हैं, लेकिन हमारे पास बहुत सारी मिडवाइफ्स हैं, बहुत सारी हमारे पास मारवी वर्कर्स हैं सिंध में, हमारे पास पंजाब में बेतहाशा क्या कहते हैं आप उनको, सोशल ऑर्गेनाइजर्स, रूरल सपोर्ट प्रोग्राम RSPN जो है वो काम करते हैं। तो कम्युनिटी होगी। कम्युनिटी के बाद आता है फर्स्ट लेवल केयर फैसिलिटी। अब इमेजिन करें कि मैंने और आपने अगर काम करना है ना सेहत के लिए, तो हम शुरू करेंगे सेल्फ केयर से, सेल्फ केयर से फैमिली केयर, फैमिली केयर से कम्युनिटी केयर, कम्युनिटी केयर से फर्स्ट लेवल केयर फैसिलिटी, बेसिक हेल्थ यूनिट। तो बेसिक हेल्थ यूनिट तक पहुंचते पहुंचते बंदे का कुछ ना कुछ मैनेजमेंट हो चुकी होगी। बेसिक फैसिलिटी में क्या होगा? बेसिक केयर मिलेगी उसको, जो बेसिक नॉर्मल खांसी जुकाम, वो थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन, एंड देन यू हैव सेकेंडरी केयर फैसिलिटी, एंड देन यू हैव टर्शरी केयर फैसिलिटी। और फिर एक इंटरवेंशन हमें चाहिए जिसको उन्होंने नाम दिया डिजीज कंट्रोल प्रायोरिटी ने, पॉपुलेशन लेवल। सो एक इंडिविजुअल लेवल है, एक आपके पास कम्युनिटी लेवल है, एक आपके पास बेसिक लेवल है, एक आपके पास सेकेंडरी टर्शरी केयर है, और एक पूरे पाकिस्तान की आबादी के लिए, पूरी पॉपुलेशन के लिए। सो मैंने ये डिसाइड करना है कि पूरी पॉपुलेशन को मैंने क्या मैसेज देना है। मैंने अभी आपको बता दिया डाइट कौन सी होनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी कितनी होनी चाहिए, फ्रूट वेजिटेबल, अपनी सेल्फ चेकिंग, अपने आप को जाके चेक करवाना। हमने अगर कोविड से बच गए यार, हम दुनिया के चंद मेरा ख्याल है टॉप के कंट्रीज में से हैं जिन्होंने कोविड को बीट किया है या करने वाले हैं। मैं पॉजिटिवली बोल रहा हूँ, बट स्टिल देयर इज अ ह्यूज स्केयर कि ये बीट का जो हमारा है हम उसको कंपेयर तो तो किया हमें हमने, ये चीज कर सकते हैं। लेकिन सर लेकिन हम इस दौरान कर सकते हैं ना, जितने भी वबाएं आती हैं वो हमें कोई ना कोई एक मैसेज देती हैं, कोई ना कोई हमें गैप्स एंड डेफिशिएंसीज के बारे में हमें सोचने पे मजबूर करती हैं कि ये आपके गैप्स हैं, ये डेफिशिएंसीज हैं, इनको मीट अप करें, एंड देन आप आगे उसके लिए कोई स्ट्रैटेजी डेवलप करें, कोई पॉलिसी डेवलप करें, और ताकि आप कुछ ना कुछ अपनी आवाम को किसी कैटेगराइजेशन ऑफ लेवल पे आप उनको होल्ड कर सकें।
लेकिन सर आप ये इसके बारे में बताइएगा कि अभी जैसे हमारा हेल्थ केयर सिस्टम डेवलप कर रहा है और जिसमें रेफरल सिस्टम का जो है वो फुकदान भी है, और इसमें एक जीपी का रोल भी जो है वो बड़ा नुमाया है, जो एक स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट भी कर रहा होता है, और एक मेडिकल स्टोर वाला भी जो है वो एक तरह का काइंड ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर है। तो वहाँ पे भी मेडिकेशन हो रही है, कुछ सेल्फ मेडिकेशन हो रही है, और जो प्राइवेट क्लिनिक्स हैं उनका रोल उसके अंदर है, कंप्लायंस ऑफ द पेशेंट्स, कॉम्प्लिकेशंस एंड फॉलो अप, ये सारी मिला के एक बड़ी सी खिचड़ी बनती है। ये जितनी भी ये टफ है, इस टफ को हम कैसे इस टैंकल्ड को कैसे हम करेंगे स्ट्रीमलाइन? एग्जैक्टली ऐसा ही है। कहोटा का अगर बंदा है या मरी का है, वो एक डांडा में बैठा हुआ है, वहां से उसने अगर मूव करना है तो देयर आर सर्टेन हिंड्रेंसेस, वहां से करता करता वो कहाँ पे भटकता है, और देन उसकी एक नॉर्मल बीमारी, आपकी बात ठीक है, वो कॉम्प्लिकेशंस में डेवलप हो लेकिन जो नहीं, इसका इशू मैं बताता हूँ आपको। ये जो आपने मिसालें दी हैं ना, इनको हम कहते हैं एक मैनेज्ड केयर। एक लफ्ज होता है, इसको हम कहते हैं मैनेज्ड केयर। मैनेज्ड केयर या ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ केयर या एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर। जैसा अभी आपने मिसाल दी जीपी और फिर उसके बाद हॉस्पिटल, ये एनएचएस यूके का है, नेशनल सर्विस, मेडिकेयर सिस्टम है यूएस में, फ्रेंच में, कनाडा में, दुनिया में सिस्टम है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली प्रोविंसेस और फेडरल गवर्नमेंट मिला के टोटल को 20% के करीब कंट्रीब्यूट करती हैं हेल्थ सिस्टम को, ठीक है ना। यानी कि 20% पाकिस्तानीज दे गो टू पब्लिक सेक्टर इन केस ऑफ इलनेस, मेजॉरिटी पाकिस्तानीज दे गो टू प्राइवेट सेक्टर। तो जब आपके लोग प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हों और पब्लिक सेक्टर में कम आ रहे हों और सीरियस केस हो तो फिर पब्लिक सेक्टर की तरफ आ जाएं, या पैसे ना हो तो पब्लिक सेक्टर की तरफ आ जाएं, तो उसमें डेफिनेटली आपका जो सिस्टम है वो ऑर्गेनाइज ना हुआ। अब अगर आप ऑर्गेनाइज सिस्टम की तरफ जाएंगे तो फिर जो आपने बातें की आपको वो करनी पड़ेंगी, और उसके ऊपर काम हो रहा है। मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ पे फैमिली फिजिशियन का कॉन्सेप्ट लॉन्च कर दिया गया है। वी आर इनटू ट्रेनिंग फेज ऑफ फैमिली फिजिशियन। यू नो आरएमयू इज आल्सो ट्रेनिंग अ लॉट ऑफ जीपीज एंड फैमिली फिजिशियंस। केएमयू के अंदर इसके ऊपर काम हो रहा है फैमिली फिजिशियंस के ऊपर। तो ये पूरा एक सिस्टम बन रहा है। ये जरूरी है। आपकी बात रोकूंगा। would you recommend or would you think के जो प्राइवेट हमारे हेल्थ केयर फिजिशियंस हैं, लाइक जो फैमिली हेल्थ केयर फिजिशियंस हैं, उनको पब्लिक हेल्थ का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या कोई भी डिग्री होनी चाहिए उनके पास, एटलीस्ट सर्टिफिकेशन हो? जीपी शिप का पूरी दुनिया के अंदर जनरल प्रैक्टिस का, आपको पता है एमआरसी जीपी होता है, मेंबर रॉयल कॉलेज ऑफ जनरल फिजिक्स, जो जनरल प्रैक्टिस के लोग होते हैं, उनके बगैर आप नहीं कर सकते। हमारे यहाँ आरएमपी होता है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। लेकिन हम जिसको फैमिली फिजिशियन लेबल करेंगे ना, उसको डेफिनेटली 6 मंथ्स टू 1 ईयर का एक ओरिएंटेशन कोर्स करा के सर्टिफिकेट दे के तो उसको लेबल करेंगे जीपी का, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। हाँ, पब्लिक हेल्थ का एक स्मॉल पिलर होगा वो। He will be or she will be a part of a broader public health system, लेकिन वो सर्विस डिलीवरी के कंपोनेंट में आएंगे। उसको गेट कीपिंग मैकेनिज्म भी कहते हैं, कि डायरेक्ट टर्शरी केयर में जाने के बजाय आप होली फैमिली अस्पताल में क्यों जाते हैं? जब आपको एक अच्छा जीपी अपने इलाके में, जो आपके इलाकों के आपने नाम लिए, वहां पे एक अच्छा जीपी विद स्मॉल लैब एंड ऑल द मेडिसिन इज अवेलेबल, सो वो रेफर करेगा तो होली फैमिली वाले एक्सेप्ट करें, वरना ना करें। लेकिन ये कब होगा? जब आप मैनेज केयर बनाएंगे। और वो कैसे शुरू हुई है? ये जो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोग्राम शुरू किया पिछली गवर्नमेंट ने, और सेहत सहूलत प्रोग्राम एक्सपैंड किया, बजाय खत्म करने के इन्होंने और एक्सपैंड किया उसको, विच वाज अ पॉजिटिव थिंग, कि इन्होंने केपी में किया हुआ था, फिर अभी फेडरल में भी इन्होंने एक्सपैंड कर दिया। सो दिस इज अ पॉजिटिव एट्रीब्यूट, कि एक प्रोग्राम शुरू किया किसी ने, दूसरे एक्सपैंड किया। आप अगर लोगों को इंश्योर करेंगे, पुअर को और मिडिल क्लास को ऑन प्रीमियम देना शुरू करेंगे इंश्योरेंस सर्विसेज, वो सरकारी अस्पताल में भी जा सकते हैं और प्राइवेट में भी जा सकते हैं। उसके लिए आपको एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। हम जब ओपीडी खोलेंगे ना इंश्योरेंस प्रोग्राम की, जब ओपीडी खुलेगी, अभी तो इंडोर के लिए ट्रीटमेंट हो रहा है ना, व्हेन यू विल ओपन द इंश्योरेंस सिस्टम फॉर ओपीडी केयर, यू नीड जो कि उनको इंश्योर्ड लोगों को देखते हैं। इसके अंदर हम बात कर रहे थे कि जो हमारे यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो पॉपुलेशन लेवल पे करनी है, कुछ ऐसी हैं जो टर्शरी फैसिलिटी लेवल पे करनी है, और कुछ ऐसी हैं जो कम्युनिटी लेवल पे करनी है। एक मिनट आपको इंटरप्ट करूंगा, रोकूंगा। यहाँ पे हम डॉक्टर मुजीब का ओपिनियन लेंगे। सर, आप डिपार्टमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज देखते हैं और यूर लीडिंग डिपार्टमेंट।
आपने बहुत सारी जो एपिडेमिक भी आई, जो डेंगू की, स्वाइन फ्लू भी आप ने बड़ा उस पर सरकार अमल किया और कंट्रोल किया उसको। देन अब कोविड-19 के ऊपर काफ़ी काम हुआ। सर आप एक जनरल पर्सपेक्टिव दीजिएगा कि जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं डिफरेंट टेरिटरीज से, डिफरेंट एरिया से, और उनके अंदर वो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हुई होती हैं, वहाँ पे आपको क्या हिंड्रेंसेस आती हैं, क्या परेशानी आती है कि आप कुछ उनकी केयर डिफरेंस लेवल क्रिएट हो जाता है? थैंक यू वेरी मच। मेरा तो ख्याल था कि इतने अच्छे स्पीकर हैं शहजाद साहब, शायद मेरी बारी नहीं आई थी और मैं बड़े आराम से खुदा नहीं सर, आपकी बसाई दिया। तो इस तरह है कि शहजाद साहब ने बहुत डिटेल से आपको इन डेप्थ एनालिसिस करके बता दिया है कि हमारी लिमिटेशंस क्या हैं, और ये लिमिटेशंस जो हैं ये प्रॉब्लम्स की सूरत में हॉस्पिटल में पहुंचती हैं। मैं आपको एग्जांपल्स ये दे दूं कि फॉर एग्जांपल सारा साल हमें पता होता है कि डेंगू ने इस सीजन में आना है, हम 6 महीने 7 महीने कुछ भी नहीं करते, हर लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे भी कुछ नहीं करते, फैमिली के लेवल पे भी कुछ नहीं करते, कम्युनिटी के लेवल पे भी कुछ नहीं करते, फिर अनफॉर्चुनेटली लोकल गवर्नमेंट के लेवल पे भी कुछ नहीं करते। और अगस्त में जब एक दिन में 6 मरीज पहली दफा आते हैं, उस वक्त हम अलार्म होते हैं तो डेंगू आ गया। उस वक्त हॉस्पिटल के अंदर एक एक्सपेंडेड डेंगू प्रोग्राम शुरू हो जाता है। और फिर आपको पता है पिछले साल रावलपिंडी मेडिकल अलाइड हॉस्पिटल में 82,000 के करीब पेशेंट्स जो थे वो डेंगू सस्पेक्ट आए थे इन 3 months, विच इज अ ह्यूज नंबर। एक पर्टिकुलर डे पे भी एडमिटेड 340 कंफर्म डेंगू पेशेंट्स। और आपको पता है कि डेंगू या कोई भी जो वबाई मर्ज होता है उसकी मॉनिटरिंग करना, उसकी मैनेजमेंट किसी भी दूसरी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की मैनेजमेंट से डिफरेंट होती है। तो हमारे हॉस्पिटल के सारे रिसोर्सेज, गवर्नमेंट के सारे रिसोर्सेज उस वक्त जब हम अनप्रिपेयर्ड होते हैं वो इस तरह की वबा के ऊपर खर्च हो जाते हैं। तो जिस तरह बात की डॉक्टर शहजाद ने कि अगर ये सारी चीजें इंडिविजुअल लेवल पे, मतलब फॉर एग्जांपल हम डेंगू की एग्जांपल ले लेते हैं, आपने इंडिविजुअल लेवल पे क्या करना है, मच्छर से बचना है। मच्छर से किस तरह बचना है, लंबी आस्तीनों वाले कपड़े पहनने हैं, फुल कवर अपने आप को करना है, एंटी मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज करने हैं, मॉस्किटो नेट्स यूज करने हैं, छोटी सी चीजें इंडिविजुअल लेवल के ऊपर। जब आप नहीं करते तो क्या होता है, आई स्टिल रिमेम्बर कि एक साहब मेरे हॉस्पिटल के अंदर दाखिल थे और जब एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव वहां पहुंचा तो वो लड़ाई कर रहे थे कि मेरे घर में 34 लोग जो है वो इन्फेक्ट हो गए हैं। उस वक्त तो उनकी बात सुन ली गई, लेकिन मैं सोच रहा था कि अगर ये 35 लोग एक घर से इन्फेक्ट हुए हैं तो इसका मतलब है कि मच्छर उनके घर में है, उनकी भी तो कोई जिम्मेदारी है कि वो मच्छर को दूर करें। तो अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि हम एज अ नेशन, या मैं कहूँगा नॉट एज अ नेशन, एज अ ह्यूमन बीइंग, हम बड़ी बड़ी चीजों पे छलांगे लगाते हैं, ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, लेटेस्ट चीजों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, और जो बेसिक्स हैं हेल्थ के उसको कभी भी हम फॉलो करने की कोशिश नहीं करते। टेकिंग द एग्जांपल ऑफ कोविड के, अगर आप कोविड की बात देखें, मैं ये समझता हूँ कि कोविड खत्म हो जाएगा, ठीक है। डॉक्टर शहजाद ने बड़ी खुशखबरी दे दी कि हम बहुत जल्दी कोविड से निजात पा लेंगे, लेकिन एज अ इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट मैं समझता हूँ कि कोविड हमें बहुत सारे लेसन दे गया। हम सिर्फ कोविड से नहीं बच जाएंगे, हम बहुत सारी वबाई बीमारियों से बच जाएंगे। वजह यह है कि अब हमने कुछ अरसे से सीख लिया है कि हमने हाथ धोने हैं, हैंड हाइजीन पे अमल करना है। हमने सीख लिया है कि सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। जरूरी नहीं कि हर आदमी को आपने हक करके मिलना है, जफ्फी डाल के ही मिलना है, आप दूर से हाथ भी हिला सकते हैं। आपने जब घर जाना है तो तब भी वापस अपने हाथ धोने हैं। आपने कोई चीज खानी पीनी है उसको धो के खाना पीना है। और आपने जल्दी डॉक्टर को बताना है कि मैं बीमार हो रहा हूँ। कोविड के अंदर भी शुरू में ये हुआ कि लोग डॉक्टरों से डरे हुए थे, वो आपको पता है कि मिथ्स फैले हुए थे कि पता नहीं जहर का टीका लग जाएगा, और ये तो इमरजेंसी में पेशेंट वो लैंड करता था जो सीधा वेंटिलेटर के ऊपर चला जाता था। जब थोड़े से हालात बेहतर हुए और ये जिस तरह शहजाद साहब ने कहा कि फैमिली केयर की इन्वॉल्वमेंट हुई कि आप अपने पेशेंट्स को घर में भी रख सकते हैं, तो लोगों ने घर में रह के टेलीमेडिसिन से डॉक्टर से रब्ता किया।
या अपने जीपीस के पास गए या अपने कंसल्टेंट्स के पास गए और उनकी घर के अंदर केयर होना शुरू में तो वो आपको बताते ही नहीं थे कि मुझे कोविड हो गया। उनको डर था कि हॉस्पिटल में बंद कर देंगे और कोई आदमी मिलने भी नहीं देगा, क्वारंटीन में डाल देंगे, आइसोलेशन में डाल देंगे। जब ये वाली चीजें सारी ओवर हुई, हालात थोड़े से स्टेबलाइज हुए, तो आप देखें हमारी मॉर्टेलिटी भी रिड्यूस हो गई, हमारे नंबर ऑफ पेशेंट्स भी रिड्यूस हो गए, हमारी इन्फेक्शन का रेट भी रिड्यूस हो गया। और वैसे तो असल बात तो ये है कि ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है, अल्लाह ताला की नेमत है, वरना हमसे बहुत ज्यादा एस्टेब्लिश्ड जो मुल्क हैं जहाँ हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छे हैं, यूएसए, यूके, वहाँ कोविड का हाल हमसे बहुत ज्यादा खराब रहा है। हमारी किस्मत बहुत अच्छी है कि हम टाइमली इंटरवीन करने की वजह से और अल्लाह ताला की खास मेहरबानी की वजह से हम बड़े आराम से निकल गए हैं। आल्दो हमारे भी तकरीबन 5 से 6 हजार लोगों की अमवात हुई हैं, लेकिन अगर हम मुआवजा करें दुनिया के अंदर जो इस वक्त अमवात शरह अमवात है कोविड की वजह से, तो हम काफी बेहतर उस हालात। सर दोबारा डॉक्टर शाह की तरफ आएंगे। सर आप को एक मैं बताना चाहूँगा, मैं क्योंकि गोल्ड मेडलिस्ट इनोवेशन भी हूँ, तो मैंने एक प्री पोस्ट एंड एपिडेमिक स्ट्रैटेजिक सर्वेलेंस सिस्टम क्रिएट किया हुआ था और एक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम भी क्रिएट किया है, और उसको स्विट्जरलैंड के अंदर जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है वहाँ पे वो सेलेक्ट भी हुआ है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस में हम उसको प्रेजेंट भी करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। सर आपका नैरेटिव ये लेना चाहूँगा कि हम एक सेंट्रलाइज्ड जो सर्वेलेंस सिस्टम है, रिपोर्टिंग सिस्टम है, और इंटीग्रेशन बिटवीन टीचिंग यूनिवर्सिटी और जो पब्लिक हेल्थ के जो हमारे लेवल्स हैं, THQ है, BHUs हैं, और इसके अलावा जो फैमिली फिजिशियंस हैं, तो 2 मिनट में इनका इंटीग्रेशन लेवल और इंफॉर्मेशन सिस्टम, सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम पे कुछ हमें बता दें। अच्छा, इसकी शुक्रिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने बात की। इसका कोई एक लाइन में जवाब देना बड़ा मुश्किल है उसकी। हाँ, उसकी मैं आपको वजह बता दूं। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ पे ना प्रोग्राम्स हैं बहुत सारे। हमारी जो अप्रोच है ना, हमारी अप्रोच है प्रोग्राम बेस्ड। एक EPI का प्रोग्राम है, MNCH के प्रोग्राम है, LSW के साथ इंटीग्रेट हुआ, फिर न्यूट्रिशन का प्रोग्राम चल रहा है, वैक्सीन का। तो आपके LMIS सिस्टम कितने सारे हैं, वैक्सीन का, न्यूट्रिशन का, आपका लॉजिस्टिक्स, LMIS ड्रग्स का। तो इशू हमारे पास ये आता है, इंटीग्रेशन की बड़ी एक्सरसाइजेस हुई हैं। मेरा एक स्टूडेंट PhD कर रहा है इस टॉपिक पे, जो आपने सवाल पूछा है ना। वन ऑफ माय स्टूडेंट प्रोफेसर हैं ये पेशावर में, कम्युनिटी मेडिसिन के। ही इज डूइंग अ सॉर्ट ऑफ एन इंटरवेंशन के जिसमें सारे जो जिले के जो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स है ना, तमाम प्रोग्राम्स के, उनको इंटीग्रेट कर दिया जाए DHIS के साथ और DUs के साथ। और फिर जो आप बात कर रहे हो ना सर्वेलेंस के लिए, सर्वेलेंस देखें 2 तरह की होती है। एक होती है एक्टिव सर्वेलेंस, जिसमें हम ढूंढते हैं जाके केस, और हमारे पास एक मैकेनिज्म होता है कि जैसे ही केस रिपोर्ट होना, कि मतलब जैसे ही कोई वबा फैलती है हमें जल्दी पता लग जाता है। एक है कि पैसिवली केस आपके पास आते हैं। तो मुजीब साहब इन्फेक्शियस डिजीज के उसमें बैठे हैं, इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि सबसे जो है ना वो निकल के सबसे थ्रू होके जब 15-16 केस एक दिन में होली फैमिली पहुंच जाते हैं तो पता लगता है एपिडेमिक आ गई है। ये तो सर्वेलेंस का सिस्टम नहीं है ना। सर्वेलेंस सिस्टम तो ये है कि आप इनिशियली कोई एक केस भी किसी जगह पे आए और वो इलाके के जो उस इलाके का जो कोई आउटरीच स्टाफ हो, कोई वर्कर हो या कोई वैक्सीनेटर हो, उसको पता लग जाए। यही है ना कि जो केसेस हैं उनको किसी BHU में रिपोर्ट होना चाहिए, किसी डिस्पेंसरी में रिपोर्ट होना चाहिए। वहां से BHU में या लेडी हेल्थ वर्कर है ना, हमारे पास लेडी हेल्थ वर्कर है, हमारे पास आउटरीच स्टाफ है। खैर, आपके सवाल का जवाब ये है जी कि हमारे पास है मौजूद। सिंध ने किया है JSI USAID के ताउन से, उसका एक डैशबोर्ड है और बड़ा उसने काम किया और बहुत अच्छा काम किया, उसकी बड़ी अप्रिसिएशन हुई। जिसको वो सिंध का DHIS सिस्टम कहते हैं, SHIS सिंध हेल्थ इन्फॉर्मेशन सिस्टम। पाकिस्तान हेल्थ इन्फॉर्मेशन सिस्टम है हमारा, फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर, जिसके पास पंजाब का, KP का, सिंध का, बलूचिस्तान का डाटा आता है, मौजूद है। ये इशू पता क्या है आसिफ? इशू ये है कि हम इंफॉर्मेशन के ऊपर बैठे हुए होते हैं, हम बाहर लगा के इंफॉर्मेशन के ऊपर बैठे होते हैं और डिसीजन मेकिंग नहीं करते। तो ये मत कहें कि इंफॉर्मेशन नहीं होती, इंफॉर्मेशन तो हमारे इर्द गिर्द पड़ी होती है। इतनी इंफॉर्मेशन के गोरा आता है हमारे पास, वो हमें कहता है ये सारी तुम्हें पता है। मैंने कहा जी बिल्कुल हमें पता है, ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास। देन व्हाई डोंट यू डू एनीथिंग? We cannot do anything because in certain things these are the provincial thing, in certain this is another ministry's thing. आप मुझे बताएं हेल्थ वाला क्या कर सकता है दवाई लिखने के अलावा? ना वाटर एंड सैनिटेशन के पास है, अभी जो मुझे सबने बड़ी सी मिसाल दी, ना वाटर एंड सैनिटेशन हमारे पास है, ना न्यूट्रिशन हमारे पास है, ना फैमिली प्लानिंग हमारे पास है, पॉपुलेशन मिनिस्ट्री अलग है।
हमारे पास किसी किस्म की जो कहते हैं ना एजुकेशन, जो प्रॉपर एजुकेशन होती है प्राइमरी बेसिक, उसमें जो हेल्थ का कंपोनेंट है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम तो सारे डिपेंडेंट है बाकी मिनिस्ट्रियों पे। अगर आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ बनती है, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन बनती है, यार अफगानिस्तान के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ है, पाकिस्तान में नहीं है। अफगानिस्तान में मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पॉपुलेशन एंड न्यूट्रिशन होनी चाहिए, ठीक है ना। तो जो आपके सवाल है, आपका जो जवाब था ना, उसका सिंपल जवाब मैं देता हूँ। उसका जवाब ये है कि जब हमारे पास ये सारी इंफॉर्मेशन न्यूट्रिशन की, वाटर एंड सैनिटेशन की, हमारे यहाँ डिफरेंट किस्म की जो एपिडेमिक्स फैलने के जहां जहां सोर्सेज होते हैं, वो ब्रॉड स्ट्रीट पंप भी तो था ना जहां से पकड़ा गया था कोलरा की और ये सारी एपिडेमिक लंदन में। आज भी उन्होंने पंप रखा हुआ है, वो किसी डॉक्टर ने पकड़ा था? नहीं, वो तो क्लर्क था। सो हमें एक ऐसा निजाम बनाना पड़ेगा, और ये इसमें पैसे नहीं लगते। देयर इज नो नीड ऑफ, बट वी आर मूविंग। कोविड, बिल्कुल मुजीब ने सही कहा, कोविड हैज टॉट अस अ लेसन कि यार अस्पताल बहुत एंड की बात है। पहले एक सिस्टम बनाओ कि बीमारियों के लिए, कोई बीमारी भी होगी, अच्छा सिर्फ कोविड के लिए नहीं है, हर बीमारी के लिए यही फलसफा चलता है जो कोविड के अंदर हमने यूज किया है। पहले प्रिवेंशन है, फिर उसके बाद उसका सेल्फ केयर है, होम केयर है, कम्युनिटी केयर है, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। इसके बाद जाके जब कुछ ना बना तो अस्पताल पहुंचते हैं लोग, यही हर बीमारी का है। सर लास्ट फ्यू सेकंड्स, सर लास्ट फ्यू हमारे पास लेस देन 1 मिनट है। सर लास्ट मैसेज डॉक्टर मुजीब जो आप देना चाहें लास्ट फ्यू सेकंड्स में। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आसिफ, डॉक्टर शहजाद, बहुत एलेबोरेटिव टॉक आपकी थी और मैंने भी बहुत कुछ सीखा। तो मेरा ख्याल है कि हमें एज अ नेशन ये ख्याल रखना चाहिए कि हमें अपने बेसिक्स को स्टिक करना चाहिए इन्फेक्शन कंट्रोल के रेफरेंस से। और बेसिक्स यही है कि प्रिवेंशन, और प्रिवेंशन के अंदर जो चीज़ें अब तक दुनिया में साबित हो चुकी हैं उसमें सबसे पहली हैंड हाइजीन है। WHO के जितने भी कामयाब प्रोग्राम हुए हैं उसमें हैंड हाइजीन से ज्यादा अपनी अफसाने सेहत का ख्याल रखना चाहिए। थैंक यू सो मच। हमारे प्रोग्राम का वक्त अभी खत्म होता है। आखिर में सिर्फ ये कहूँगा कि हमने जो अभी ये बातें अपनी तालीमी सरगर्मी की है और अपने इल्म में इजाफा। जी नाज़रीन, आपने डॉक्टर शहजाद खान साहब को सुना और डॉक्टर मुजीब की जो एक्सपर्ट ओपिनियन है उसको भी सुना। इस सारी बात से हमें ये अहज़ निकलता है कि हमें अपने सेहत के मेयार को मज़ीद बेहतर करना है। चाहे कि हम बीमारी से अपने आप को बचाएं, बजाय इसके हम अपने सेहत के ही अपने जो मेयार है उसको इतना बुलंद रखें कि हम बीमारी को अपने नज़दीक न आने दें। आखिर में मैं अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने अपना ईद के इस मौके पे भी मुझे सपोर्ट किया और अवाम तक अपनी बात पहुँचाई और ज़िंदगी के जो रहनुमा असूल हैं उनको वज़ा करने में और मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा किया। आखिर में बस मैं एक शेर जो मैं पढ़ता हूँ मैं उसको दोबारा पढ़ूँगा कि है खुदा मेरे अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ये ज़वाल न हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ से फिज़ा को गुजरने की इजाज़त। इन्हें अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।